जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री डीएलएड प्री बीएड एग्जाम प्रिपरेशन। सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं का हम लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 11 है। अगर आप मेरे पूरे अन्य पार्ट को नहीं देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी सजो करके रखा है, तो आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों संविधान संशोधन, जो कि सिलेबस में इंक्लूड है। तो संविधान संशोधन से जितने भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, व्यापम से पूछे जाने के चांसेस हैं, उसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको किस तरीके से फ्री में मिलने वाला है तो मैं वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, संविधान के मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ अब इसमें देखने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, संविधान सभा में पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। संविधान सभा में जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय जो गान है जन गण मन, ठीक है, तो इसको दोस्तों कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 23 जनवरी 1950 को, या फिर 25 जनवरी 1950 को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्योंकि आपको पता है जब स्टार्टिंग में संविधान सभा बना था, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था, उनके भी सदस्य इसमें शामिल थे, तो उनमें जो है अलग विभाजित हो चुका था। उसके बाद जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी सिर्फ भारत में? तो 289, 299, 389 या फिर 542। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 299। 299 सदस्य जो थे संविधान सभा में उपस्थित थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निर्माण काल कितना समय लगा? तो आपको इसके बारे में बहुत पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, रटा भी गया होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पूरे संविधान को बनने में इतना दिन, इतना महीना और इतना समय का ड्यूरेशन लगा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत युद्ध की उत्पत्ति का विस्तार से विवेचना करने वाला विद्वान लेखक कौन है? तो दोस्तों, आपको पता है शीत युद्ध के बारे में, जिसमें आंतरिक रूप से क्या होता है, इसमें मतभेद की स्थिति होती है दो देशों के बीच। ठीक है, इसमें उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक जो विवेचना किया गया है, किनके द्वारा किया गया है? चर्चिल, ब्रिस्टल चर्चिल के द्वारा, या फिर डलेस के द्वारा, या फिर फ्लेमिंग के द्वारा, या फिर स्टालिन के द्वारा? तो फ्लेमिंग के द्वारा दोस्तों इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया गया है। ये बहुत बड़े लेखक विद्वान है। ठीक है, वो फिजिक्स वाला फ्लेमिंग नहीं है, ये दूसरा वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने फिजिक्स में भी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम जरूर पढ़ा होगा, जिसके सिद्धांत पर जो है मोटर कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव आम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त हुए थे दोस्तों, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चूंकि उस समय स्थायी जो अध्यक्ष है नहीं चुने गए थे, तो अस्थायी के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जिसमें प्रथम अध्यक्ष जो मीटिंग है और द्वितीय मीटिंग है, इसके अनुसार जो है जो राजेंद्र प्रसाद है, उनकी अध्यक्षता के लिए सुनिश्चित होने के पश्चात सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अपना पद जो है राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था। तो प्रथम जो है ये अस्थायी थे। ठीक है, उसी तरीके से अगर स्थायी पूछे, प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 5 में, या फिर भाग 9 में? तो दोस्तों, आपको पता होगा भाग 1 में क्या है? राष्ट्र संघ। भाग 3 में क्या है दोस्तों? मौलिक का अधिकार। भाग 5 में दोस्तों इसी में है संघीय न्यायपालिका। ठीक है, और भाग में 9 में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों पंचायती राज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भाग 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथक लिखित संविधान किसने दिया है? अर्थात पृथक जो लिखित संविधान है किस देश से लिया गया है, इस तरीके से, या फिर कहाँ कहाँ, ये इस तरीके से भी प्रश्न इसमें पूछता है। ठीक है, तो मतलब भारत, अमेरिका, आयरलैंड, या फिर जापान? तो भाई पृथक लिखित संविधान जो है अमेरिका में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6/8 राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है?
तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो है 6/8 राज्यों की स्थापना की शक्ति जो है अनुच्छेद 2 में दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस संशोधन में ग्राम सभा अस्तित्व में आया? अर्थात दोस्तों पंचायती राज का जो ग्राम सभा होता है वह अस्तित्व में कब आया? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है ग्राम सभा जो है अस्तित्व में आया। क्योंकि दोस्तों ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज की न्यूनतम इकाई मानी जाती है और ग्राम पंचायत का निर्माण ग्राम सभा के दौरान होता है और ग्राम सभा में प्रत्येक वो वोटर शामिल होता है जो उस ग्राम पंचायत में जो है दोस्तों वोट डालने का जो है रखता है। 18 साल से अधिक हो गया मतलब वो ग्राम सभा का सदस्य होगा। इस चीज़ को भी आप रखिए, ठीक है, याद रखिए। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के लिए किस अनुसूची में भारत के ऑफिशियल भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों आपको पता है 22 भाषाओं का उल्लेख वर्तमान की स्थिति में है हमारे संविधान में। तो कौन से अनुसूची में है? अनुसूची 8, अनुसूची 1, अनुसूची 2 या फिर अनुसूची 7? इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ी जो है शामिल नहीं है, ठीक है, आप इसको याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले लिए अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर के आया है प्री डीएलएड प्री बीएड एग्जाम प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको जो है 11 टेस्ट मिलेंगे जिसमें शिक्षण अभिरुचि, मानसिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि के इन सभी को दोस्तों आपको डबल सेट प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। दोस्तों 11 सेट आपको मात्र दोस्तों 50 रुपये में मिलने वाला है। बहुत ही डिस्काउंट हो चुका है दोस्तों, ये जो है आप आसानी से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मात्र 77 23 99 24 84 पर जो है 50 रुपये का आपको यूपीआई पेमेंट करना होगा। उसके पश्चात दोस्तों उसका चाहे यूपीआई पेमेंट आप फ़ोन पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं और उसका पेमेंट सक्सेसफुल होने के पश्चात दोस्तों आप मुझे इसी व्हाट्सअप नंबर पर जो है स्क्रीनशॉट भेजिए, साथ ही साथ अपना नाम और एड्रेस। तो इन सभी टेस्ट का लिंक आपको भेजा जाएगा, वहाँ से आप जो है आसानी से इन उस टेस्ट को दिला सकेंगे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इसमें तैयार किए गए हैं सभी व्यापम के तर्ज पर तैयार किए गए हैं और जितने भी जैसे ही आप टेस्ट दिलाओगे तो आप अपना लेवल भी जान सकोगे कि आपका प्रिपरेशन कितना है, चांसेस कितने हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ चुका है। और दोस्तों इसी के दौरान आप जो है प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। पहले इसका रेट दोस्तों 70 रुपये था, अब जो है एग्जाम निकट आने के पश्चात तो छात्रों के हितों को देखते हुए इसका रेट जो है कम कर दिया गया है। मात्र 50 रुपये में दोस्तों आप जो है इसे परचेस कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर लीजिए दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ पैसे डिस्काउंट और भी हो चुके हैं तो आपके लिए और भी बेनिफिट है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1977 से 25 जुलाई की तिथि में महत्वपूर्ण हो गई थी। क्या चीज़ महत्वपूर्ण हो गई थी कि इस तिथि को प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, या फिर इस तिथि को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, या फिर इस तिथि को राष्ट्रपति पद भी शपथ लेते हैं, या फिर इस तिथि को सदन के दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं, ठीक है, मतलब संयुक्त बैठक की बुलाई जाती है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इस तिथि को राष्ट्रपति पद की जो है शपथ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार लग सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, पद शपथ लिया गया था, इसलिए क्या है ये डेट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की भूमि सुधार कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भूमि सुधार कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था उसमें कौन सा, इसमें जो है 4 में से कौन सा ऑप्शन जो है शामिल नहीं है उसको हमको बताना है। पहला है बिचौलियों की समाप्ति, रैयती सुधार, भूमि अधिपत्य एवं सीमाबंध, या फिर भूमिहीन श्रमिकों का भूमिदान। तो इसमें जो शामिल नहीं है दोस्तों वो क्या है कि भूमिहीन श्रमिकों को भूमिदान देना, ये जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है असर के अंतर्गत आता है? असर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो असर के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो असर योजना के अंतर्गत दोस्तों सभी राज्यों में उसकी जो सेक्टर है उनको आगे बढ़ाने के लिए असर के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बार पूछता है, सिंपल सा आप इसको याद रखिए, 1941, 1942, 1943 या फिर 1944, ठीक है।
तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 1942। तो 1942 दोस्तों क्रिप्स मिशन बाहर आया था और इसी के दौरान ही दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपराष्ट्रपति पद मुक्ति किया जा सकता है। तो किस तरीके से पद मुक्ति किया जा सकता है? जब संसद के 2/3 बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत मतलब दोस्तों 1/2 मत से, ठीक है, मतलब 50% से। उसी तरीके से राज्यसभा के 2/3 बहुमत से या फिर लोकसभा के 2/3 बहुमत से। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा के 2/3 जब भाग, ठीक है, राज्यसभा के 2/3 भाग जो है सहमति इसमें देंगे, तभी जो है उपराष्ट्रपति जो है पद मुक्त किया जाएगा। राज्यसभा क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सदस्य ही क्या होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से राज्यसभा का जो है बहुमत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और जो स्टूडेंट दोस्तों नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान पर लगाया जाता है? तो 124(2), 124(3) या फिर 124(4) या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसमें महाभियोग लगाया जाता है वो 124(3) के तहत जो है मुख्य न्यायाधीश पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग भी देखने को मिलेगा और राष्ट्रपति पर भी महाभियोग देखने के लिए मिलेगा और राज्यपाल पर भी महाभियोग लगाने का जो प्रक्रिया है देखने को मिलेगा। तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग जो 3 है उसमें संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों पिछले वीडियो में, तो जिसमें संपत्ति का जो अधिकार है जो हमारे 7वें मौलिक अधिकार के रूप में था उसको हटा दिया गया है और उसको 300A में उसको लेकर के रखा गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन उसके तहत जो है दोस्तों संविधान संशोधन लाया गया था, तभी तो उसको जो हमारे मौलिक कर्तव्य अधिकार है उससे हटाया गया है। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया है? तो है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सही इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना में 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की है? तो वो 3 जून योजना है, तृतीय योजना है या फिर माउंटबेटन योजना है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 जून योजना के तहत जो है इसमें सत्ता को हस्तांतरित किया गया है, किसको? अंग्रेजी सत्ता से लेकर के भारत सरकार को। ठीक है, और इसमें दोनों को जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सत्ता को अलग करके पूरी तरीके से रखा गया है। किससे किया गया है? 3 जून योजना, 3 जून योजना। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, जिसमें भारत अपनी पूरी सत्ता का आधा हिस्सा मतलब जितना देना था उतना किसको सौंपा है? पाकिस्तान को सौंपा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 301 के तहत यह कहा गया है कि भारत का जो राज्य है उसके क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम का आबाद होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेकर के आ रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सिंपल सा है, भाग 3, भाग 4, भाग या 2 या फिर भाग 9। तो तृतीय भाग में दोस्तों क्या है आपको पता है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय भाग की बात करें तो द्वितीय भाग में दोस्तों नागरिकता है और 9वां भाग की बात करें तो दोस्तों मौलिक अधिकार पंचायती राज देखने को लिए मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों का विवरण देखने को मिलता है? किस में मिलता है? प्रथम सूची में, द्वितीय में, चतुर्थ में या फिर पंचम अनुसूची में? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासनों के बीच विवरण हमको देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ का व्यावहारिक अध्ययन क्या है? कानूनी ढांचे पर बल देना, नियोजन के परिप्रेक्ष्य में जो संघवाद है उसका अध्ययन करना, या फिर संस्थागत दृष्टि से संघवाद का अध्ययन देना, या फिर संरचनात्मक दृष्टि से संघवाद का अध्ययन देना। प्रश्न एक बार अच्छे से देखिए, भारतीय संघ का व्यवहारिक अध्ययन क्या है? तो यह जो है दोस्तों नियोजन के परिप्रेक्ष्य में संघवाद का अध्ययन करना, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केवल सहयोगी संघवाद है और इस सहयोगी संघवाद में ही
इसी संघवाद में ही एक सौदेबाजी की ध्वनि भी निकलती है, यह विचार किसका है? ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से, भारत में केवल जो सहयोगी संघवाद है और इस सहयोगी संघवाद में से एक जो है सौदेबाजी की ध्वनि भी निकलती है, यह विचार किसका है? केसी वियर का, मैरिसस जोन्स का, या फिर मार्कुस फ्रोंडा का, या फिर अशोक का? तो इसके लिए दोस्तों मॉरिसस जोन्स का जो यह कथन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर पूर्वी सोवियत संघ अर्थात रूस से? ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है किसको? समवर्ती सूची को। तो आप इसको याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है क्योंकि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई है। तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दिया हूँ, आप उसको दोस्तों संविधान का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पास से चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा ट्रिक के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश किया हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची का विषय कौन सा है? पुलिस, न्याय, सीमा कर, या फिर फौजदारी विधि एवं प्रक्रिया? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमा कर जो है ये जो है दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची का विषय कौन सा है? न्याय, श्रमिक संघ, परिवार नियोजन, या फिर निवारक निरोध? तो दोस्तों इसके लिए न्याय जो है क्या हो जाएगा? राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती का विषय है, तो समवर्ती का विषय इनमें से कौन सा दोस्तों? सिक्का, विदेशी ऋण, जेल, विवाह एवं विच्छेद? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो समवर्ती के विषय के अंतर्गत। अब दोस्तों समवर्ती विषय क्या होता है? जो केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच क्या होता है? तालमेल बैठा करके उसमें नियम ले सकता है। ठीक है, दोनों मिल करके एक साथ, तो इसमें क्या होता है? उसी को ही समवर्ती कहा जाता है। तो विवाह और विवाह विच्छेद जो है दोस्तों ये समवर्ती विषय के अंतर्गत आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में अवशिष्ट अधिकार कौन सा है? राज्यों के पास है, केंद्र एवं राज्य दोनों के पास है, या फिर केंद्र के पास है, या फिर किसी के पास नहीं है? तो भारतीय संघ का अवशिष्ट अधिकार जो है दोस्तों केंद्र के पास निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो आपको पता होना चाहिए समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, तीनों सूची है और उसमें उसकी संख्या कितनी है? तो 97 विषय, 66 विषय, या फिर 52 विषय, या फिर 37 विषय? तो समवर्ती सूची में दोस्तों 52 विषय जो है इंक्लूड है, और जो कि क्या है दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है, तो आप इसको याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में एकात्मकता के लक्षण क्या है? तो एकात्मकता के लक्षण क्या है दोस्तों? एक हरी नागरिकता, मतलब एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवक, या फिर निर्वाचन आयोग, या फिर तीनों? तो भारतीय संघ में एकात्मवाद का जो लक्षण है वो किस में निहित है दोस्तों? पूरी तरीके से उपरोक्त तीनों में निहित है, क्योंकि दोस्तों अगर भारत का एकल नागरिकता आपको लागू है, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवक भी है, ठीक है, उसी तरीके से निर्वाचन आयोग में तहत दोस्तों आपका इसमें जो है वोटर ID बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से एकात्मवाद का ये तीनों जो है एग्जाम्पल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यह कौन सा राज्य है जिसका पृथक संविधान है? तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका पृथक संविधान है? था मतलब ठीक है, था, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, है जो है उसको था कीजिएगा। मिजोरम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर एवं गोवा? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जब तक जम्मू कश्मीर अपना राज्य था तो वहाँ पृथक से संविधान लागू होता था धारा 370 के तहत। अब दोस्तों 370 को हटा दिया गया है, अब वह जो है अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, पहले का कौन सा राज्य पर पृथक संविधान चलता था या फिर पृथक संविधान था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का प्राधिकार किसके पास है? तो सीमाओं को क्या करना है? परिवर्तित करना है, तो इसका जो है अधिकार है किसके पास है? राज्य सरकार के पास, संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, या फिर राष्ट्रपति के पास? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के पास है। तो संसद ही क्या करेगा? उस पर पुनर्विचार करके जो है दोस्तों पूरी तरीके से सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, किस में बढ़ रही है दोस्तों? भारत एवं अमेरिका के बीच, भारत एवं स्विट्जरलैंड के बीच, अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड के बीच, या सभी संघों में? तो ये दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी संघों में है जो है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है लगातार बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के रूसी गणराज्य में राष्ट्रपति रहे हैं, तो कौन रहे हैं दोस्तों? गोर्बाचोव, यानायेव, येल्त्सिन, या फिर ब्रेजनेव? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा?
येल्तसिन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में महान आर्थिक संकट कब आया था? तो पूरे विश्व की बात करें तो उसमें आर्थिक संकट की स्थिति आई थी, कब आई थी? 1920 में, 1940 में, 1930 में या फिर 1950 में? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1930 में जो है पूरे विश्व में आर्थिक संकट की स्थिति आएगी, आ चुकी थी। अर्थात दोस्तों आर्थिक मतलब क्या हुआ, पैसे की जो है आपको दिक्कत आपको देखने को मिली होगी, तो इसमें ये पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत युद्ध शब्द से ध्वनित होता है, क्या ध्वनित होता है? वैचारिक घृणा, सैनिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अविश्वास या फिर उपरोक्त सभी? तो शीत युद्ध में क्या होता है, आंतरिक तौर पर पूरी तरीके से जो है मतभेद की स्थिति आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से सभी। वैचारिक सोच और सैनिकों के बीच अब प्रतिस्पर्धा भी स्टार्ट हो जाता है और राजनीतिक अविश्वास होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट दोस्तों इसका पीडीएफ चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ जो है आसानी से मिल जाएगा। www.abhyasgk.com विजिट करके भी जो है दोस्तों आप आसानी से अच्छे अच्छे पोस्ट पढ़ सकते हैं। और अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी सजो करके रखा है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और दोस्तों जो है आपके लिए ये जो अभ्यास ऑनलाइन क्लास लेकर के आया है मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज, तो आप इसको दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टेस्ट इसमें सामने मिलेंगे। शिक्षण अभिरुचि, मानसिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, तो इसको दोस्तों आप ज़रूर दिलाइए। एग्जाम भी निकट आ चुका है, कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ले चुके हैं। ठीक है, तो आप भी इसको लीजिए, आप पीछे ना रहें। ठीक है, क्योंकि आपके गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों अपना टेस्ट ज़रूर दिलाइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।